हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सही कथन चुने, तो आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। अगला है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो जिहाद दारुल हर्ब से तात्पर्य गैर इस्लामी राज अर्थात काफिरों का राज, और इस्लाम दारुल इस्लाम से तात्पर्य है कि इस्लाम राज। तो इससे स्पष्ट होता है कि औरंगजेब जिहाद के माध्यम से दारुल इस्लाम स्थापित करना चाहता था। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वप्न अवसादविद्ता के लेखक है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भास। अगला, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, जबकि लाला लाजपत राय को 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 219। अगला है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसका सही विकल्प लगाइए 25 महीने। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम शंकरन नायर। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1945। अगला, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। अगला, कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? पहला रिपोर्ट है पीरपुर रिपोर्ट। क्या है? पीरपुर। दूसरा है शरीफ रिपोर्ट, और तीसरा है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। यहाँ पे बोला है कि नीचे दिए गए कूट में से रिपोर्टों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो आइए इसका सही काल अनुक्रम को चयन कर लेते। देखिए, पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहदी द्वारा, शरीफ रिपोर्ट जो है एस.एम. शरीफ द्वारा 1939 में, और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में मौलवी फजल उल हक द्वारा तैयार व प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही विकल्प 1, 2, 3 सही व्यवस्थित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या? कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर और डैश बनते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा युग्मनज। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे? प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेल इसका कौन सा है? रफीक जकारिया, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये क्या है? सही सुमेलित है। देखिए, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है कौन? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। दादा भाई नौरोजी लिखे थे प्रॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रफीक जकारिया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल। राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, इस पे विचार करना है। तो कह रहा है कि अंतरिम सरकार, पहला कह रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसिफ अली देखते थे। अब अगला देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन जनरल थे
गवर्नर जनरल थे। तीसरा कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। चौथा कह रहे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सदानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अब इन कथनों में से कौन सा सही है ये बता देना है। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं। केवल 1, 2 और 4, 3 सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति, प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़िया। अगला, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम, तो उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। ठीक है, ये पहले सेशन में भी कराया गया है ये क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे नागार्जुन सागर, गोदावरी। देखिए, नागार्जुन सागर जो है ये गोदावरी क्यों गलत है? क्योंकि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी है। ठीक है, ये परियोजना है। नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, ये सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर देना है। तो आइए इसका सही सुमेल कर देते हैं। देखिए, लिपुलेख उत्तराखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए जनजाति है ना, पहले जनजाति का कर देते हैं। जैसे भोटिया का क्या हो जाएगा? सिक्किम। भोटिया का क्या होगा? सिक्किम। कहाँ है सिक्किम? यहाँ पे। टोडा जनजाति कहाँ का है? टोडा तमिलनाडु का है। सेंटलीज जो है ये कहाँ का है? तो सेंटलीज अंडमान निकोबार का है। ठीक है, बिरहोर जो है, बिरहोर झारखंड का जनजाति है। तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, क्या हो जाएगा? विकल्प इसका एक सही उत्तर होगा। अब आइए यहाँ पे लिपुलेख जो है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में ये बिल्कुल सही। नथुला सिक्किम में, जबकि दिया क्या है? अरुणाचल। तो यही सुमेलित आपका नहीं है। ये क्या है? सही सुमेल नहीं है। ठीक है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पालघाट केरल में है। अगले प्रश्न पे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न की आम्र वर्षा है। तो आम्र वर्षा क्या है? ये क्या करता है? ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न पूछा कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखित माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हर्ष द्वारा। किसके द्वारा? हर्ष द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पर ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। अगला है कि कैलिफोर्निया के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सांता रोसा। क्या हो जाएगा? सांता रोसा। अगला, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 118। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सवाना। ठीक है, अगला फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत है कि विद्युत का उष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा बूढ़ी गंडक। क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। अगला, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक चीज गलत हुआ है। यहाँ पे अधिकतम शहरी आबादी पूछ ले तो महाराष्ट्र होगा, अधिकतम जन घनत्व वाला पूछ ले तो दिल्ली, और सबसे कम जन घनत्व पूछ ले ना तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या लगाइए? विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति
बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम क्या, 3 माह के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही विकल्प लगाइए संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसके समक्ष? तो राष्ट्रपति के समक्ष। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, यानी कि वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है, ये पूछा है, बहुत प्रचलित प्रश्न ये। तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, ये सभी चारों के चारों, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए क्या, यहाँ पे इसका सही विकल्प लगाइएगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था, ना कि बनाया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य यानी कि 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो कंफ्यूजन में आप 35वें मत मार दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। ठीक है, पहले हम भी करते थे, अब नहीं करते, है ना। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, 79वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका सही उत्तर हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं कौन सा है, चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, जबकि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश समागरी विक्टोरिया द्वारा घोषित घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसलिए ये जो कथन है 4 ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदत्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसको काम में लेते हैं? तो ले लेते हैं उत्तर लेंस को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए एल्यूमिनियम। अगला, मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक है, माफ कीजिएगा, मजहरुल हक। ठीक है, ये प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक द्वारा मदरलैंड यानी मातृभूमि का प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लकड़ावाला समिति। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, कौन से आधार पर? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देंगे बिना समय गवाए। प्रश्न पूछा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? तो ये पैमाना प्रति व्यक्ति उत्पाद है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, Cl2 अर्थात क्लोरीन गैस। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। अगला, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा H2SO4। विकल्प 3 लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद हसन इमाम। अगला, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि बाणसागर परियोजना से संबंधित राज्य है, कौन सा राज्य है? तो उपरोक्त सभी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में है। अगला प्रश्न है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ये रेपो दर कहलाती है। ठीक है, रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं या नहीं? देखिए, रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से अत्यल्प अवधि की प्रतिभूतियों के आधार पर अल्पकालिक समय के लिए ऋण लेती है। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बेटर है, जिनको पता है उनको तो और बेहतर है ना, रिवीजन हो गया। अगले प्रश्न है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो इसका सही विकल्प होगा 133 केल्विन। अगला है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा, तो ये कार्य करेगा अवतल जैसा। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा दाब डाइन, क्योंकि दाब का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते कह रहे कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। ट्यूमर, देखिए आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर को, किसको? ट्यूमर को, कोबाल्ट 60 कैंसर को, सोडियम 64 से रक्त की व्यतिक्रम की पहचान और कार्बन 14 से पुरानी वस्तुओं की आयु याद कर की जाती है। अब वही पूछ दे सोडियम 24, क्या पूछ दे? सोडियम 24 का, तो इसका प्रयोग रक्त व्यतिक्रमण में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। अगला है कि भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कोलिस्ट्रीडियम के। अगला है मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, कैसा होते हैं, तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे मांसल। क्या होते हैं? मांसल होते हैं। अगला खमीर एक उदाहरण है, खमीर किसका उदाहरण है, तो कवक का। किसका? कवक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रिट्रो विषाणु का। अगला है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मेढक में होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, तो इसका सही विकल्प लगाइएगा विटामिन B6। अगर आपको स्वप्न आ रहा है, अगर अच्छा स्वप्न आ रहा है तो यादगार रखना है, तो इसके लिए मददगार विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन B6। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बंगरा सिंचाई योजना बांका। देखिए, बंगरा सिंचाई योजना मुंगेर का है, ना कि बांका का है। देखिए, अब बाकी सभी के सभी सही सुमेलित है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। सबसे बड़ा पूर्णांक आपसे पूछा है, तो मान लीजिए कि पहली क्रमागत संख्या जो है x है और दूसरी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे कर दीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? फर्स्ट। ये अब सेकेंड का बात कर ले तो लिख लीजिएगा x+1, और तीसरी का बात कर ले थर्ड का, तो लिख लीजिएगा x+2। अब इसको प्रश्न के अनुसार सुव्यवस्थित ढंग से बिठा के इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, जैसे x² + x+1 और इंटू x+2 और इक्वल हो जाएगा 154। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x² + x² और प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा x+2 और बराबर हो जाएगा आपका 154। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² + 3x और बराबर लिख देंगे 154 और माइनस का 2 लिख सकते हैं ना। आइए अगले स्टेप पे इसको और सॉल्व करके हल्का कर देते हैं। जैसे 2x² प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3x और माइनस का हो जाएगा आपका 152, क्योंकि उधर बराबर के बाहर था, अंदर लिए हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा और बराबर 0 कर दिए। x² माइनस लिखेंगे 16x, फैक्टर तो करने आता ही होगा, तो x² - 16x प्लस लिख देंगे 19x और माइनस का लिख देंगे 152 = 0। 2x को कॉमन कर लेंगे, x - 8 हो गया, यहाँ पे प्लस का 19 और x - आपका 8 हो गया। फैक्टर तो कर ही लीजिएगा।
अब यहाँ से देखिए 2x प्लस क्या हो जाएगा 19, अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 8। क्लियर है। अब आइए इसको अगले स्टेप पे और हल्का करते हैं। जैसे 2x प्लस 19 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 19, यानी कि x बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये हम बाहर आएगा तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 19/2 जो संभव नहीं है, तो इट मीन्स कि x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 तो संभव है, तो इसका विकल्प 1 लगा दीजिए। थोड़ा समय लगा लेकिन आप सीख जरूर गए होंगे। अगला बंगाल राज्यबंदी विनियमन, बंगाल विनियमन तृतीय को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर लगाइए 1818। अगला है कि निम्न में से कौन सा सैल का उदाहरण नहीं है, यानी कि रॉक का, चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए क्या है एस्फॉल्ट। क्या हो जाएगा एस्फॉल्ट। इट मीन्स कि डामर जिसे बिटुमेन भी कहा जाता है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम का चिपचिपा काला अत्यधिक चिपचिपा तरल का अर्ध ठोस रूप है। इसे पिच के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह प्राकृतिक निक्षेप के साथ प्राकृतिक उत्पादों दोनों में पाया जाता है। एस्फॉल्ट जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, हिंदी में डामर कहते हैं। क्या कहते हैं, डामर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। देखिए ये गलत है, क्योंकि अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है अमन धान। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधाएं देना। अगला प्रश्न है कि पौधा यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया है, पौध लिखा गया है, तो पढ़िएगा इसे। पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,945.75 रुपए हो जाएंगे? पहले बाद वाला रूल से कर लीजिएगा। अगर आप लोग आरपीएफ एसआई और एवं कांस्टेबल का अंकित भाटी सर वाला बुक का सेशन लिए होंगे, इस प्रश्न को चुटकी में कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम बेसिक करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, कभी डिटेल तो कभी बेसिक, तो हम बेसिक ही बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा x, तो मिश्र धन बराबर लिखिएगा मूलधन यानी कि p इंटू 1 प्लस r बटा 100। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से लिखेंगे 6,945.75 इक्वल लिखिएगा 6,000 इंटू 1 प्लस 5/100, इसका पावर x कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? अब आइए यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 9261.75 और बटा लिख देंगे 8,000। कितने लिख देंगे? 8,000 और बराबर लिख देंगे 21/20 का पावर x। क्लियर है? अब अगले स्टेप पे चलते हैं, इसको सॉल्व करने के कगार पे आ गए हैं। जैसे 9261 बटा क्या हो जाएगा आपका 8,000 और बराबर यहाँ पे 21/20 का पावर x। इट मीन्स कि 21/20 का क्यूब कर ले और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21/20 का पावर x। तो x का पावर कितना आ गया आपका 3, यानी 3 वर्षों में। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहला देखिए, पहले में क्या हो रखा है कि आईने अकबरी को अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरे ने अकबर के शासनकाल की घटना को दर्ज किया और आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा तीसरी पुस्तक है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप क्या बोलता है ये बिट्टू झा यानी कि राकेश रोशन सर का प्रीवियस ईयर वाला सेशन किए होंगे तो उसमें ये जरूर बताए हैं हम। ठीक है, तो अगर आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और बिहार दरोगा का प्लेलिस्ट बना हुआ है ये राकेश रोशन सर का, तो वहां से आप क्या कीजिए सेशन को ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का तैयारी और बेहतर हो जाए, हम तो यही चाहेंगे, है ना। अब आप लोग पे डिपेंडेड है कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसे कितना ले पाते हैं। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा मॉडेम।
ठीक है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न पूछ लिया आपसे कि 20 घोड़े का क्रैमूल 16 घोड़े के विक्रैमूल के बराबर है, लाभ का प्रतिशत बता दीजिए भाई साहब। बोला है, मान लीजिए यहाँ पे कि 20 घोड़े का क्रैमूल x है, 20 घोड़े का सिप्पी जो है, सिप्पी ये कितना है, x है, ठीक है। तो एक घोड़े का सिप्पी यानी कि एक हॉर्स का सिप्पी कितना हो जाएगा, x/20 होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न से करना चाहे तो 16 घोड़े का SP बराबर हम लिखेंगे x, तो एक घोड़े का SP बराबर क्या हो जाएगा, x/16 हो जाएगा। अब यहां से लाभ बराबर हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बराबर हम निकाल सकते हैं क्या, x/16 माइनस x/20, दोनों का एलसीएम कितना 80, 16 × 80, 5x और 20 × 80, 4x और बराबर हो जाएगा आपका 5x में से 4x गया तो 100 और बटा में 80। लाभ बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे, लाभ बराबर यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, 100/80 गुणे 100, ठीक है, और गुणा कर देंगे 20/x, काटपीट मचा दीजिए, 25% उत्तर आएंगे, विकल्प 3 सही हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है, तो इसका सही उत्तर लगाइए पुलिकट झील। क्या, पुलिकट झील, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि रूबी और जूही बहनें हैं, रूबी और जूही क्या है, बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता के पिता, कृष्णा जूही के पिता के पिता, क्लियर है। ये देखिए रूही और जूही बहनें हैं, ये क्या है, ये रूबी है और ये जूही है, ये दोनों क्या है, आपस में सिस्टर है, ठीक है। कृष्णा जो है, कृष्णा ये जूही के पिता है, इट मीन्स कि ये दोनों के दादाजी हो गया कौन, कृष्णा, ठीक है। रेशमा अरविंद की माँ है। अब देखिए रेशमा का कंडीशन अलग है, RM लिख देते हैं, और रेशमा अरविंद की माँ है, तो यहाँ पे अरविंद का क्या हो गया, मदर हो गया। अरविंद रोहित का पिता है। अब अरविंद जो है किसका पिता है, ये रोहित का पिता है, रोहित का क्या है, अरविंद पिता हो गया, ठीक है। रोहित के पिता है कौन, अरविंद। जो रूबी का इकलौता भाई है, इट मीन्स कि रूबी का इकलौता भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे तो रेशमा है, अब रूबी यहाँ पे है, यहाँ पे रूबी और रोहित यानी कि रूबी, जूही और रोहित, ये तीनों भाई बहनें हो गई, ठीक है, हो गई ना। जैसे रूबी और जूही बहनें और रोहित इकलौता भाई है, और रोहित का पिता अरविंद यानी अरविंद सभी तीनों बच्चे, जैसे रूबी, जूही और रोहित का पिता हो गया। अब देखिए कृष्णा जूही के पिता है, कृष्णा जूही के पिता है, यानी कृष्णा जूही रूबी और रोहित का दादाजी हो गए। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हम, दादा या पिता के पिता, विकल्प 2 लगा दीजिए। पूछा यही था कि कृष्णा रोहित से क्या संबंध है कृष्णा का, तो यहाँ पे दादाजी हो गए या फिर पिता का पिता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी को 12 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे किसी काम को लिखना था, किसी को लिखा गया गलती से, चलिए कोई नहीं। किसी काम को कितने 12 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। अब यहाँ पे 5 पुरुष, ठीक है, जैसे कि पुरुष का 5 स्त्री किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, इट मीन्स कि 3 पुरुष 3 मैन बराबर कितने हो जाएंगे, 5 वुमेन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पुरुष यानी कि एक मैन बराबर हम लिख सकते हैं 5/3 स्त्री लिख सकते हैं ना, 5/3 स्त्री लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करेंगे, इट मीन जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 6 पुरुष यानी 6 मैन बराबर 2 × 5 और बटा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल 10 स्त्री हो जाएगा, बराबर कितने 10 स्त्री, क्लियर है ना। अब अगले स्टेप पे चल के इसको सॉल्व ही कर देते हैं। जैसे 6 पुरुष 6 मैन और प्लस 5 वुमेन, इट मीन्स कि 10 प्लस कितना हो जाएगा 5 यानी टोटल कितना 15 स्त्री। अब देखिए 5 स्त्री किसी काम को करती है 12 दिन में, तो एक स्त्री काम करती है कितने दिन में, यानी कि कर लेंगे हम 12 × 5, इट मीन्स कि 60 दिन में। तो 15 स्त्री काम को कितने दिन में करेगी, तो 60/15 कर दीजिए, ये 4 दिन उत्तर आ जाएगा, विकल्प 3 सही हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि डैश हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगला ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न पे चले कर द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही उत्तर होगा जेके रॉलिंग।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैगा, कर्नाटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ठीक है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तीसरा कह रहा है कि नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। अब चौथा कह रहा है कि सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। अब इनमें से कौन सा से सही है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल 4 और 1, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? दक्षिण अफ्रीका। देखिए हाल ही में E9 यानी बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक परामर्श बैठक हुई। यह बैठक सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने से संबंधित विषय पर आयोजित की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। हेकिस्टोथर्म पौधे कहाँ उगते हैं? बहुत कम तापमान पर उगते हैं। अगला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। C B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे हम सर्किल पढ़ते पढ़ते बनाए हैं जैसे ही वृत्ताकार बोला। अब बोला ये कि C B के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो इट मीन्स कि B यहाँ पे हो जाएगा और C यहाँ पे हो जाएगा, E एक यहाँ पे कोई बैठेगा, ठीक है। अब पूछा कि E बाई के ठीक बगल में, तो E B के बाई ठीक बगल में बैठा दिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है F E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, F E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो आप यहाँ F को डाल दीजिए। इधर से भी तीसरा हो सकता है और इधर से भी तीसरा हो सकता है, क्लियर है। तो आप बोला ये बाई, तो हम इधर से बाई चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F तीसरे, क्लियर है। अब चलिए कह रहा है कि D A के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, D A के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो हम यहाँ पे अगर A को डालें तो यहाँ पे D नहीं आ जाएगा तीसरे स्थान पे। अब चलिए कह रहा है कि A के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? A के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? C। क्या बैठ जाए? A के ठीक दाईं ओर क्या बैठ जाएगा? C बैठ जाएगा। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो गए। अगले प्रश्न पे चलिए। करें कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी दक्कन आर्द्र वन पठार। अब देखिए दक्षिण पठार के उत्तर पूर्व भाग में मानसूनी जंगल पाए जाते हैं। लंबी घास, झाड़ियां, बांस, खेर, गुलर, सालर इत्यादि यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। यह क्षेत्र सिंध परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित तथा अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का संक्रांति प्रदेश है, क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे जिंको बिलोबा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, ठीक है। क्या होगा इसका सही उत्तर? यहाँ पे 8वीं अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 243 से 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा परसिवरेंस रोवर, ठीक है, विकल्प 2। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।